Hi everyone. So as you know, the government has come up with the labor reforms in the country by implementing the 4 labor codes. एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर जिसमें हमने 2 कोड्स करे थे. आज की इस दूसरी वीडियो में और आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे बाकी 2 लेबर कोड्स की. राइट, विच एवर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लेबर कोड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी डाउट. एंड स्पेशली द अपकमिंग नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन जहाँ पे सोशल इश्यूज एक स्पेसिफिकली एक टॉपिक है जिसमें लेबर रिफॉर्म्स एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है ईएसआई के सिलेबस में. तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज लेबर कोड्स. ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें. और आज ये दूसरी वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020. राइट, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर this particular code has incorporated existing 9 social security acts. 9 social security acts को क्लब करके अमलगमेट करके हमने क्या बनाया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020. और ये 9 एक्ट्स है ये वाले. इन सबके आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 has been created by incorporating the 9 existing social security acts, which are the Employees Compensation Act of 1923, Employees State Insurance Act of 1948, Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act of 1952, the Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, the Maternity Benefit Act of 1961, the Payment of Gratuity Act 1972, the Cine Workers Welfare Fund Act 1981, Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, and the Unorganized Workers Social Security Act of 2008. So इन सारे एक्ट को मिला के हमने क्या करा, एक सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया जिसमें इन सारे एक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट और सही प्रोविजन है और अच्छे प्रोविजन है उनको इनकॉर्पोरेट करने की सरकार ने कोशिश की है. ठीक है, चलिए बात करते हैं डिटेल में. सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कोड इज टू एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी टू ऑल वर्कर्स. और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का मतलब है लाइफ कवरेज, हेल्थ कवरेज, मैटरनिटी बेनिफिट एंड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स. मेजरली 4: लाइफ, हेल्थ, मैटरनिटी एंड प्रोविडेंट फंड. एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से हम ये भी समझेंगे कि वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी करनी है, उसके लिए स्पेसिफिक अलग से कोड है. ठीक है, एंड टू ऑल वर्कर्स का क्या मतलब है, इट इंक्लूड्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. अनऑर्गेनाइज तो आप समझते हैं, गिग वर्कर्स का मतलब क्या है, जो कि फ्रीलांसिंग में काम करते हैं. जैसे कि आपके घर में कोई प्लम्बर आता है या कोई कारपेंटर आता है. और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं बट दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. द बेस्ट एग्जांपल इज ओला, उबर, स्विगी डिलीवरी बॉय, जोमैटो डिलीवरी बॉय, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय. ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्लेटफॉर्म वर्कर्स. तो ये सब इस कोड के एम्बिट के अंदर आएंगे. राइट, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है वो ये है कि जो ईएसआईसी है यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, उसको अब एक्सपैंड कर दिया है सरकार ने. एंड नाउ इट अप्लाइज पैन इंडिया. बिफोर दिस इट वाज only applicable in the notified areas that were notified by the government of India, but now ESIC coverage shall be pan India. पूरे देश में ESIC की कवरेज होगी. राइट, establishment with fewer than 10 employees may voluntarily opt in with mutual consent of employers and employees. इससे पहले ये था कि कम से कम 10 एम्प्लॉय से ज्यादा जब होंगे तभी ESIC के लिए वो दैट पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है एलिजिबल होगी. लेकिन अब क्या है, 10 से कम एम्प्लॉइज में भी ESIC का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है फॉर द एम्प्लॉइज. इससे फायदा ये होगा कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे आपके घर के आसपास जनरल स्टोर्स होंगे, उन जनरल स्टोर्स में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ESIC का कवरेज दिया जा सकेगा. राइट, कवरेज वुड बी मैंडेटेड फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर्स. जो हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्लांटेशन वर्कर्स है उनके लिए ये मैंडेटेड है, वो करना ही पड़ेगा. क्लियर है जी. चलिए, दूसरा है टाइम बाउंड ईपीएफ इंक्वायरीज. टाइम बाउंड ईपीएफ इंक्वायरीज तो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. A 5-year limit has been set for initiating EPF inquiries and recovery proceedings to be completed within 2 years, extendable by 1. So, for example, 2025 में मान लेते हैं कि in 2025 there is a particular case with respect to EPF Provident Fund. ठीक है, उसमें जो EPFO है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर को कुछ और देना चाहिए. यानी कि उसको लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड एम्प्लॉयर हैज टू पे मोर पीएफ टू द एम्प्लॉय.
ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। वो इंक्वायरी करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए उसके पास 5 साल का टाइम है। ऐसा नहीं है कि आज उसने 2025 में नोटिस, कोई 2025 का केस था, वो 2040 में जाके उसकी इंक्वायरी शुरू कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। अगर 2025 में कुछ गड़बड़ी थी तो उसकी इंक्वायरी 2030 के अंदर अंदर तक, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और इंक्वायरी करने के लिए भी कितना टाइम मिलेगा, फॉर इंक्वायरी you know 2 years are provided which may be extendable by 1 year, so maximum 3 साल मिलेंगे इंक्वायरी करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड ईपीएफ अपील डिपॉजिट। अब मान लो कि अगेन इसी वाले केस में ले लो, ईपीएफओ ने इंक्वायरी करी, ठीक है, और बोला कि एम्प्लॉयर को इतना पैसा जी देना पड़ेगा पीएफ के तौर पे। तो अब एम्प्लॉयर क्या होगा, वो क्या करेगा, अपील पे जाएगा अगेंस्ट द ईपीएफओ ऑर्डर्स इन अ ट्राइब्यूनल, राइट। Employers appealing EPFO orders now need to deposit only 25% of the assessed amount, down from 40 to 70%, reducing financial burden and ensuring the ease of doing business and access to justice। अब इसमें देखो, पहले ये होता था कि अगर किसी एम्प्लॉयर को ईपीएफओ ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाना है, किसी ट्राइब्यूनल में अपील करना है, तो जो अमाउंट ईपीएफओ ने असेस करके रखा है कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, उसका 40 to 70% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था पहले, तभी वो अपील पे जा सकता था। नाउ दैट अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 25%। अब कितना पे करना पड़ेगा, 25% पे करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और जस्टिस सबको बराबर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन सेस। अब जो एम्प्लॉयर्स होंगे, दे विल नाउ बी एबल टू सेल्फ असेस द सेस लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें सेस लाइबिलिटी पहले डिसाइड की जाती थी बाय द गवर्नमेंट, राइट, बाय द अथॉरिटी, बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन अब जो है एम्प्लॉयर्स को सरकार ने इंडिपेंडेंस दे दिया, दैट नाउ यू कैन सेल्फ असेस दिस सेस लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब देखो, 3 न्यू डेफिनेशंस इंक्लूड की गई है इसके अंदर, एक तो एग्रीगेटर की, एक गिग वर्कर की और एक प्लेटफॉर्म वर्कर की। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्रीगेटर वही है जहां पे प्लेटफॉर्म वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन कंपनी एक एग्रीगेटर है, और ओला एक एग्रीगेटर है, जोमैटो एक एग्रीगेटर है, ठीक है। एंड इनको ये बोला है एग्रीगेटर्स को, ठीक है, एग्रीगेटर्स को ये बोला है कि आपको अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% जो है वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए देना पड़ेगा। द एग्रीगेटर्स विल हैव टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर फॉर द वेलफेयर ऑफ द गिग वर्कर्स और द प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, सोशल सिक्योरिटी फंड। A dedicated fund will be created, of course, it has been proposed, right? So a dedicated fund to finance schemes for unorganized gig and platform workers covering life, disability, health and old age benefits has been proposed. तो एक dedicated social security fund propose किया गया है, किन के लिए, unorganized gig और platform workers के लिए। किस पर्पस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, अगर मान लो काम करते करते डिसेबिलिटी एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबल हो जाते हैं वो, तो इन दैट केस बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट्स एंड ओल्ड एज बेनिफिट्स, ठीक है, पेंशन वगैरह। The amount will be collected through the compounding of offences that will be credited to this fund and used by the government. इसमें पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, इस फंड का जो सोर्स है पैसे का वो क्या होगा, जो ऑफेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल ईपीएफओ ने किसी एम्प्लॉयर के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई, ठीक है, तो वो जो पेनल्टी का पैसा आएगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस फंड के अंदर जाएगा, एंड दैट अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। तो इट इज नाउ द कवरेज हैज बीन एक्सटेंडेड टू मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो नाउ, ठीक है, नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिपेंडेंट्स के कवरेज में लेके आया गया है। एंड इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ, ब्रॉडनिंग द फैमिली बेनिफिट एक्सेस। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके जो पेरेंट्स इन लॉ है, यानी कि सास ससुर, उनको भी इस पूरे सोशल सिक्योरिटी कोड के जो डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन है उसके अंदर सास ससुर और नाना नानी दोनों आएंगे अब से, ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना।
So the wages will now include the basic pay, the dearness allowance and the retaining allowance. ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि वेजेस के अंदर तीन चीजें आएंगी, बेसिक पे आएगा, डीए आएगा और आरए आएगा. ठीक है, अब ये वाली बात थोड़ा ध्यान से समझना. 50% of the total remuneration shall be added back to compute the wages, ensuring consistency in calculating gratuity, pension and social security benefits. यानी कि जो भी आपका टोटल रेम्यूनरेशन होगा एम्प्लॉय का, उसका 50% कम से कम जो है वो बेसिक पे होना चाहिए. उसका 50% क्या होगा, बेसिक पे होगा. बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझो. ठीक है, जो भी टोटल रिम्यूनरेशन होगी इंक्लूडिंग डीए, रिटेनिंग अलाउंस, एचआरए, ये वो सब हटा के, सब एक्सक्लूड करके जो बेसिक पे है वो 50% होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रेचुटी या फिर पेंशन या फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स काउंट किया जाता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिक पे. और अगर बेसिक पे देखो क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे, वो एचआरए दे देंगे ज्यादा, डीए दे देंगे ज्यादा. उससे क्या होगा कि आपका जो इन हैंड पैसा होगा वो तो ज्यादा है, लेकिन बेसिक पे आपका कम होगा. उससे ये होगा कि ग्रेचुटी आगे चल के या पेंशन या फिर अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, क्योंकि वो बेसिक पे कैलकुलेट होती है तो वो कम देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे सरकार ने बोला है कि जो बेसिक, जो टोटल रिम्यूनरेशन है उसमें 50% बेसिक पे होना ही चाहिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स कवर्ड. अब जैसे पहले होता था कि ऑन द जॉब अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो ही कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, लेकिन अब जो है इस कोड में सरकार ने बोला है कि घर से लेके वर्क प्लेस तक जाने में भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ही माना जाएगा. एंड फॉर दैट ऑल्सो द एम्प्लॉयर विल हैव टू पे द कॉम्पेंसेशन. ठीक है, एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रैवल बिटवीन होम एंड वर्क प्लेस आर नाउ डीम्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, क्वालिफाइंग फॉर कॉम्पेंसेशन. ठीक है जी, क्लियर है. Next is gratuity for fixed term employees. Fixed term employees become eligible for gratuity after 1 year of continuous service, जो कि पहले कितना था, 5 साल था. ग्रेचुटी जो है वो 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, बाकी वो तो एम्प्लॉयर की मर्जी है ग्रेचुटी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है. एंड एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, नॉट द एम्प्लॉयर्स मर्जी. पहले वो कितना था, 5 साल था. ठीक है, अगर 1 साल का रेगुलर सर्विस हो गया है तो वो ग्रेचुटी के लिए जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम. ये हमने पहले वाले 2 कोर्स में भी पढ़ा था कि जो इंस्पेक्टर है दैट ही और शी विल नाउ बी acting as not only as an inspector but also as the facilitator. and compliance के लिए इसमें वेब बेस्ड और एल्गोरिदम ड्रिवन इंस्पेक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. राइट. Decriminalization and monetary fines. The code has replaced imprisonment with monetary fines for certain offenses. बहुत सारे offenses के लिए imprisonment को fine से replace कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा unnecessary strictness ना हो towards the employers. तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो सेकंड कोड था वो ये कहता था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेंगे भाई साहब तो वर्कर्स कहाँ से रहेंगे. ठीक है ना, वर्कर्स के होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए इन लेबर कोड्स को सरकार ने कोशिश करा है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाए. राइट. एंड इसीलिए जो मॉनेटरी इम्प्रिजनमेंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया किनसे, मॉनेटरी फाइन से. द एम्प्लॉयर्स विल बी गिवन मैंडेटरी 30 days ऑफ नोटिस फॉर कंप्लायंस बिफोर टेकिंग एनी लीगल एक्शन. क्लियर है जी. चलिए, नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. अब ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है, मतलब ऑफेंसेस को खत्म किया जा सकता है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट्स. ठीक है, कैसे, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस है पनिशेबल विद फाइन्स. ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस है पनिशेबल विद फाइन्स. दीज सच ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल ऑन पेमेंट ऑफ 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर के ऊपर कोई एम्प्लॉयर ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंस था. ठीक है, और उसके ऊपर फाइन था, मान लेते हैं 20,000 रुपए का. ठीक है, 20,000 रुपए का फाइन था और कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, तो उसका 50% यानी कि 10,000 रुपए दे के वो वहीं से छूट जाएगा, कोर्ट जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. एंड फॉर फाइन और इम्प्रिजनमेंट केसेस, जहां पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों है, वहां पे 75% ऑफ द मैक्सिमम फाइन द एम्प्लॉयर हैज टू पे टू कंपाउंड द ऑफेंस. ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए मैक्सिमम फाइन का 75% उसको देना पड़ेगा. एंड इट डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. नेक्स्ट इज डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लायंस. इट मैंडेट्स, दिस पर्टिकुलर कोड मैंडेट्स द इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, कटिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी. जो कंप्लायंस है उसको डिजिटलाइज करा जाएगा आपसे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉयर्स shall report the vacancies to specified career centers before the recruitment.
देयर बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको स्पेसिफाइड करियर सेंटर्स में रिक्रूटमेंट से पहले वैकेंसीज को नोटिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो ये रिक्रूटमेंट का पूरा इकोसिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जा सके। ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए, तो ये था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब हम बात करेंगे दूसरे कोड की, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब आपने सब कुछ दे दिया जी, लेबर को, वर्कर को, आपने उसको पेंशन बेनिफिट दे दी, वेजेस का दे दिया, ईपीएफ का दे दिया, ईएसआईसी का दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर आपने उसको वर्किंग कंडीशंस ही अच्छी नहीं दी तो इन सबको देने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी देना बहुत जरूरी है, वहां पे उसके हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और उसके वर्किंग कंडीशंस का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। चलिए बात करते हैं इसकी। So the code has been drafted after amalgamation, simplification and rationalization of the provisions of 13 Central Labor Acts। 13 acts को amalgamate करके ये एक कोड बनाया गया, right? And the objective behind this particular code is to safeguard the worker right and safe working conditions and creating a business friendly regulatory environment। ठीक है, twin objectives है इसके, एक on one hand it safeguards the worker rights and provides the safe working conditions, and on the other it creates a business friendly regulatory environment, right? clear? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड ऑफ 10 एम्प्लॉइज फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होने चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस अंडर दिस पर्टिकुलर कोड, राइट? वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन एनवाइसेज इन प्लेस ऑफ 6 रजिस्ट्रेशन इन द एक्ट्स। जो पहले वाले एक्ट्स थे उसके अंदर 6 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे, वर्किंग कंडीशंस का, हेल्थ का, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, सारा। लेकिन इसमें क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, दैट विल बी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन एंड द वर्क इज डन। क्लियर? एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क, द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द कोड्स प्रोविजन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट इवन विद वन एम्प्लॉय एंगेज्ड इन हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशंस। ठीक है, अगर सरकार चाहेगी तो कोई भी ऐसा काम जहां पे अगर एक एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, लेकिन अगर वो हजार्डस काम है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग काम है, वहां पे भी इस कोड को पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, इसमें क्या करा है सरकार ने? वन लाइसेंस, वन रजिस्ट्रेशन एंड वन रिटर्न फ्रेमवर्क हैज बीन क्रिएटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको बोला है कि आपको एक लाइसेंस लेना है, एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, और एक ही बार रिटर्न फ्रेमवर्क देना है, और एक रिटर्न फाइल करनी है। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वाइडर डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन को अब सरकार ने एक्सटेंड किया है। ठीक है, स्पेसिफिकली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो द डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स नाउ कवर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और माइग्रेट ऑन देयर ओन। अब इसके अंदर पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसा था कि भाई जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वही होते थे जो कि एम्प्लॉय होते थे डायरेक्टली। अब लेकिन डायरेक्टली वाले, कॉन्ट्रैक्टर्स वाले, या फिर ऐसा वर्कर जो खुद से आया है और फिर यहाँ पे काम ढूंढ रहा है, तो उनको भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन में रखा जाएगा, राइट? एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स विल हैव टू डिक्लेयर द नंबर ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स नाउ। ठीक है, और इसमें अच्छी चीज ये है कि सरकार ने ये इंट्रोड्यूस करा है कि दीज वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड अ लंप सम एनुअल ट्रैवल अलाउंस टू देयर नेटिव प्लेस। सो फॉर एग्जांपल बिहार से दिल्ली आया काम करने के लिए, अब साल में एक बार तो जाएगा अपने घर वालों से मिलने के लिए, तो उसको साल में एक बार, 12 महीने में एक बार उसको एनुअल ट्रैवल अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयर देगा। एंड नॉट ओनली दिस, द एम्प्लॉयर्स विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर he is having the PDS, the benefits of public distribution system and the social security benefits as well. Clear hai? Next, health and formalization mein free annual health checkups will be provided to all the employees, right? They will be have the formalization, they will have the appointment letters, and thereby it will formalize their employment. So appointment letters specifying job details, wages and social security will be given to enhance the transparency and accountability. ठीक है, women के लिए बहुत अच्छी बात बोली गई है, वो ये बोली गई है कि women can now work in all types of establishment and during night hours as well. नाइट आवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? 6 बजे सुबह से पहले और 7 बजे शाम के बाद। ठीक है,
महिलाएं जो है 6 बजे सुबह से पहले और शाम को 7 बजे के बाद भी अब काम कर सकेंगी, बट ऑफ कोर्स विद कंसेंट, ये कंसेंट के साथ होगा। एंड ऑफ कोर्स द रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स फॉस्टरिंग इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, इससे इक्वालिटी और इंक्लूजन पे को बढ़ावा मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यू नो विमेन होंगे, वुमेन होंगी, और उन्हें लग रहा होगा यार 7 PM से अब कह रहे हैं हम तो 10-10 9-9 बजे तक काम करते हैं बैंकों में हमारे। तो देखो ये तो लॉ है जी, इसकी एनफोर्समेंट जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर वर्किंग इन बैंक्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक 9 PM, on some days 10 PM as well, or there is no extra time, there is no extra remuneration for that, the pressure is already there। तो ये तो देखो लॉ है, इसकी एनफोर्समेंट कराना वो बहुत आगे की चीज़ है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए एनीवेज वी आर हेयर टू स्टडी द लॉ, नॉट टू क्रिटिसाइज इट, सो लेट्स मूव अहेड। एक्सपैंडेड मीडिया वर्कर डेफिनेशन। अब जो मीडिया वर्कर डेफिनेशन है उसके अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट भी आ गए हैं और सिने वर्कर्स भी आ गए हैं। दे विल नाउ बी the part of employees, they will now be called as the employees in electronic medias and all forms of audio visual production। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्रिएट होगा, जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है ई श्रम पोर्टल के थ्रू। तो ये कोई नई बात सरकार ने नहीं बोली है, ये ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल के थ्रू हो रहा है। विक्टिम कॉम्पनसेशन, ये अच्छा है। कोर्ट्स कैन डायरेक्ट दैट एटलीस्ट 50% of the fines imposed on the offenders to be paid as compensation to victims or their legal heirs in case of injury or death। अगर इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 50% जो भी फाइन है उसका 50% जो है वो एज अ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म। अब ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म, एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 20 to 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। मतलब जो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो एप्लीकेबिलिटी होगी इस लॉ की वो कब होगी? जब वहां पे 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे। पहले कितना था? 20 था। ठीक है, पहले कितना था? 20 था, अब कितना हो गया? 50। राइट। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनको पहले क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग। नाउ देयर विल बी एन ऑल इंडिया लाइसेंस that will be valid for 5 years against the work order based license to be provided to the contractor। पहले क्या होता था? वर्क ऑर्डर बेस्ड लाइसेंस होता था। तो मान लो दिल्ली में एक बिल्डिंग बनानी है, वहां के लिए अलग लेना है, मुंबई में एक बिल्डिंग बनानी है, वहां के लिए अलग लेना है। बट नाउ द कॉन्ट्रैक्टर्स विल हैव टू have one particular single license and that will be valid for 5 years। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड कितनी होगी? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे तभी उसके ऊपर ये वाला कोड एप्लीकेबल होगा। क्लियर? इसके अलावा फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बीडी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री देयर विल बी अ कॉमन लाइसेंस, और अगर अथॉरिटी नोटिफाइड पीरियड में या फिर जो भी गिवन पीरियड होगा जिसके अंदर उसको लाइसेंस देना ही देना है, अगर वो लाइसेंस देने में फेल हो जाता है तो ये लाइसेंस ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड माना जाएगा इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बीडी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? कॉमन लाइसेंस इन इनवाइसेस्ट, कॉमन लाइसेंस लेना, ये समझ में आ गया। एंड प्रोविजन ऑफ डीम्ड लाइसेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि प्रिस्क्राइब पीरियड है जिसके अंदर अथॉरिटी को लाइसेंस देना है, अगर वो फेल हो जाता है, वो नहीं दे पाता है, तो इन दैट केस वो लाइसेंस जो है वो डीम्ड लाइसेंस माना जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड माना जाएगा। क्लियर? एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड्स हुआ करते थे बहुत सारे, उसको हटा दिया गया है एंड देयर विल बी अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया who will advise matters on core and non-core activities in the case of contract labor reforms। ठीक है, चलिए सेफ्टी कमिटीज। अब जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं जहां पे 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी कमिटीज बनानी पड़ेंगी विद द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, एनहांसिंग द वर्कप्लेस सेफ्टी एंड शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी। देयर विल बी अ नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, पहले क्या था? 6 बोर्ड थे अलग अलग, 6 बोर्ड थे अलग अलग, अब एक सिंगल ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी बोर्ड होगा। ट्राइपार्टाइट का मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वर्कर्स के होंगे और एम्प्लॉयर्स के होंगे। ठीक है, तो एक सिंगल बोर्ड बनेगा दैट a single board will be created to set the national safety and health standards across the sectors, ensuring uniformity and equality and quality। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें भी सेम प्रोविजन है जो कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में था, डीक्रिमिनलाइजेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो ऐसे ऑफेंसेस जो कि फर्स्ट टाइम होंगे उनको कंपाउंड कर दिया जाएगा। अगर बेस फाइन के बेस केवल फाइन लगना था उनके ऊपर तो 50% ऑफ द फाइन देके कंपाउंड कर देंगे, या फिर अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एंड फाइन्स, या फिर दोनों, तो 75% मैक्सिमम का फाइन देके जो ऑफेंस है वो कंपाउंड कर दिया जाएगा, राइट। रिवाइज्ड फैक्ट्री थ्रेशोल्ड्स, ये इंटरेस्टिंग है। पहले जो फैक्ट्री होती थी उसमें अगर पावर बेस्ड फैक्ट्री यानी कि जो बिजली से चलने वाले वहां पे मशीनें वगैरह लगी हैं, ठीक है, पहले 10 वर्कर्स वाले जगह को एस्टैब्लिशमेंट को फैक्ट्री बोला जाता था। नाउ इट हैज बीन नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 20 वर्कर्स, राइट, एंड विदाउट पावर द नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 40 वर्कर्स, ठीक है, विदाउट पावर द नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 40 वर्कर्स। क्लियर है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद है अगेन यहाँ पे भी एक सोशल सिक्योरिटी फंड होगा, जहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, वही कंपाउंडिंग जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस से पेनल्टी आएगी या फिर जो दूसरे पेनल्टी होंगी वहां से उसका जो पैसा है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में जाएगा, एंड दैट विल बी यूज फॉर वेलफेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ द लेबरर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में वेलफेयर एंड वेजेस में एक प्रोविजन आया है, और वो ये है दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कौन लेके आता है, कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर्स उनके वेजेस देने में फेल हो जाते हैं तो उनके वेजेस को कौन देगा, या फिर उनके हेल्थ या फिर उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का ध्यान कौन रखेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स रखेंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर्स अगर फेल हो जाते हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे द वेजेस, द बर्डन टू पे द वेजेस लाई ऑन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉयर ने हायर करा होगा तो वो जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। द वर्किंग आवर्स रखे हैं जी 8 घंटे पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक्स, एंड ओवर टाइम्स आर अलाउड विद वर्कर्स कंसेंट एंड पेड एट ट्वाइस द रेगुलर रेट। कोई हमसे पूछे भैया, चलो हम लेबर नहीं है मान लेते हैं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि भाई जब यहाँ पे पढ़े लिखे प्रोफेशनल 12-12 घंटे काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है लेबर्स तो भाई साहब इतना ही ज़्यादा काम करते होंगे, तो ये पढ़ने के लिए अच्छा है, बाकी एप्लीकेबिलिटी बड़ी मुश्किल है जी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम, बट वही है, इंस्पेक्टर जो है वो फैसिलिटेटर्स की तरह काम करेंगे ताकि एम्प्लॉयर्स को हेल्प किया जा सके टू कंप्लाई विद द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स। ठीक है, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दीज वर द 4 लेबर कोड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले दो कोड्स हम एक इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, और अब ये दो कोड्स आपके सामने हैं। If you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel to get the PDFs. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.